whatever it is. As soon as they land, their passports are taken away. They also then find out they're getting paid between 120 and 160 pounds a month. And this is for 6 days a week, 12 hours a day, and living 8 men to a room. Don't think there is a lot of moral consciousness amongst the employers over here. There is nothing for me. I borrowed from other people to buy food. It's been 5 months he has not paid me at all. दुबई दुनिया के अमीर शहरों में से एक। ऊंची बिल्डिंग्स, बड़े शॉपिंग मॉल्स, नाइट क्लब्स, लेविश लाइफस्टाइल और वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस हब इन द वर्ल्ड। लेकिन हम दुबई के बारे में सिर्फ इतना ही जानते हैं जितना हमें देखने को मिलता है। आइए जानते हैं दुबई की उस डार्क साइड के बारे में जो मीडिया पर नहीं दिखाई जाती। The conditions they find themselves in are very close to slavery. It's certainly indentured servitude. They can't leave a company and work for another company. They can't leave the country because of the debt that they find themselves in. हमें खुशी से तो इधर आए थे, हमें पता नहीं था ये हालात होंगे। फायदा नहीं है आके यार, काम नहीं है, आदमी लोग कितना परेशान कर रहे हैं। Treated as a slave. Not only they kept their passport, but they pay them very little money, and they sleep inside the construction site, almost like a homeless. Especially massage parlors. Basically, they are a sex slave in Dubai. My vision of Dubai now, all the glittering skyscrapers on the horizon, and you're in this sort of black hole a few miles away, which is where these guys live. दुबई की आबादी करीब 3 मिलियन है, जिसमें से 85% यानी 2.6 मिलियन वर्कर्स हैं। इन वर्कर्स में ज्यादातर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलीपीन से आए लोग हैं, जो अपना घर बार छोड़कर अपनी फैमिली से दूर लोन्स लेकर दुबई जाते हैं, ये सोचते हुए कि यहाँ से कमाकर वो आहिस्ता आहिस्ता लिया हुआ लोन भी चुका देंगे और साथ के साथ अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन जैसा ये सोचते हैं, इस सब के बिल्कुल उलट होता है। दुबई पहुंचते ही इन्हें एक बेबस और लाचार गुलाम जैसी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। यहाँ गुलाम टर्म का मतलब सिर्फ नौकरी की गुलामी नहीं है, बल्कि एक तरह की कैद है। इन वर्कर से इनके पासपोर्ट ले लिए जाते हैं, इनसे डबल शिफ्ट में काम करवाया जाता है, भेड़ बकरियों की तरह कमरों में रखा जाता है और बदले में सिर्फ आधी तनख्वाह दी जाती है, और कुछ को तो ये आधी भी नहीं मिलती। अकॉर्डिंग टू खलीज टाइम्स, बेन केटसन जो इंडिया के रहने वाले थे और ये दुबई कीथ इंटरनेशनल कंपनी में एज एन इलेक्ट्रिशियन काम कर रहे थे। इन्होंने यहाँ महीनों काम किया, लेकिन कोई सैलरी नहीं दी गई इन्हें कंपनी की तरफ से। ना तो ये अपने खर्चे पूरे कर पा रहे थे और ना ही चेन्नई में अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते थे, और आखिर हालात से तंग आकर इन्होंने खुदकुशी कर ली। दुबई में बेन केटसन जैसे कई लोग मौजूद हैं, लेकिन फिर भी दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर हो रहे इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। बीबीसी के एक जर्नलिस्ट बेन एंडरसन ने दुबई के स्लेव लेबर सिस्टम को एक्सपोज किया, और ये सब उन्हें अंडर कवर रहकर करना पड़ा, क्योंकि यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल ना होने के बराबर है। यूएई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 कंट्रीज में 145 पर रैंक करता है। यहाँ कोई भी जर्नलिस्ट या राइटर दुबई के खिलाफ कुछ बोलता है तो अथॉरिटीज की तरफ से उसे इसकी कड़ी सजा दी जाती है। इंटरनेशनल सर्विस फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक यूएई अथॉरिटीज करीब 60 ह्यूमन राइट डिफेंडर्स और सोशल एक्टिविस्ट को अनजस्टली डिटेन किए हुए हैं। सालों तक इन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जाता। जो यहाँ के लोकल्स हैं, उनसे बदले के लिए उनकी और उनकी फैमिली मेंबर्स की सिटीजनशिप कैंसिल, उनके बैंक अकाउंट फ्रीज, पढ़ाई और नौकरी नहीं दी जा रही। यहाँ तक कि इन सब के यूएई से बाहर जाने पर भी बैन लगा रखा है अथॉरिटीज ने। अहमद अल अतोम जो जॉर्डन से हैं और अहमद मंसूर जो 2015 मार्टिन इनेल अवार्ड विनर हैं, ये भी यूएई की कैद में हैं। इसके अलावा अब्दुल्ला अल हलो और अब्दुल वाहिद अल बादी जैसे कुछ डिटेनीज ऐसे हैं जिनकी सजा का वक्त तो पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक इन्हें रिहा नहीं किया गया। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से बेन एंडरसन को दुबई में एज एन अंडरकवर जर्नलिस्ट काम करना पड़ा। इन्होंने बताया कि लोकल ट्रैवल एजेंट्स इन वर्कर्स को दुबई की कहानियां सुनाकर अपनी फी बटोरते और इन्हें दुबई भेज देते हैं। यहाँ पहुंचते ही कंपनी सबसे पहले इनके पासपोर्ट लेती है ताकि ये वर्कर्स कहीं अपनी जान छुड़ाकर भाग न जाए। और ज्यादातर ये सब लेबर क्लास के साथ किया जाता है, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करते हैं। इनसे दुबई की तपती धूप में 45 डिग्री पर 12-12 घंटे काम लिया जाता है। जहां ये कंपनी ओनर्स लाखों कमाते हैं, वहीं इन वर्कर्स को सिर्फ 150 से 200 पाउंड पे किए जाते हैं। Or whatever it is. As soon as they land, their passports are taken away. They also then find out they're getting paid between 120 and 160 pounds a month. And this is for 6 days a week, 12 hours a day. अकोमोडेशन के नाम पर इन्हें या तो उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर सुलाया जाता है जहां ये काम करते हैं, या फिर शहर के आउटस्कर्ट्स में तपते सहरा के करीब इन्हें जगह दी जाती है। और इतनी गर्मी के बावजूद भी एक कमरे में 9 से 10 बंदों को रहने पर मजबूर किया जाता है। 45 लोगों के इस्तेमाल के लिए सिर्फ 1 या 2 आउटडोर बाथरूम बनाए जाते हैं। That's the toilet. 2 toilets and 1 shower unit for 45 people. I seriously don't think there is a lot of moral consciousness amongst the employers over here.
And I would not say just one or two companies. Most of the companies have absolutely no regard for the human life or the human element of this job that is involved. ज्यादातर कंपनी इन्हें अकोमोडेट नहीं करती, ये वर्कर्स खुद मिलकर अपने लिए खाना पीना अरेंज करते हैं। इसलिए ये सारे लेबर पैसे बचाने के लिए पूरा महीना ब्रेड, चावल, आलू वगैरह खाकर अपना पेट भरती है। हम 200 रुपया लाया था, फिर इधर से टैक्सी। There is nothing for me. I've borrowed from other people to buy food. It's been 5 months he has not paid me at all. हम लोग पेट जार के हम लोग खा पी रहे हैं किसी। अल मस्करी जो अबू धाबी की एक कंपनी है, इसने करीब 240 वर्कर्स की मेंटल हेल्थ पर सर्वे किया तो पता चला कि इनमें 25% डिप्रेशन का शिकार थे, 6% को सुसाइडल थॉट्स आते थे और 2.5% अटेम्प्ट्स भी कर चुके थे। और यहाँ सिर्फ मर्दों को ही नहीं बल्कि औरतों के साथ भी ऐसा ही सलूक किया जाता है। दुबई आज दुनिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक हब बन चुका है। करीब 45,000 औरतों को यहाँ सेक्स स्लेव बनाकर रखा गया है। इन औरतों को वेट्रेस, रिसेप्शनिस्ट या किसी भी नौकरी का झांसा देकर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से लाया जाता है और यहाँ पहुँचते ही लेबर की तरह इनके भी पासपोर्ट हथियार लिए जाते हैं, इनके साथ मारपीट की जाती है और जबरदस्ती नाइट क्लब्स में काम करने पर मजबूर किया जाता है। साल 2018 में एक इंडियन औरत जो इसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हुई, इन्होंने बताया कि वो फिरोजपुर में राहुल नाम के एक ट्रैवल एजेंट से मिली। राहुल ने इनसे 55,000 रुपए लिए और बदले में दुबई में इन्हें डोमेस्टिक वर्कर की जॉब दिलाने का कहा। 9 अप्रैल को ये दुबई पहुंचती हैं, जहां इन्हें पता चलता है कि इनको ओमान के किसी शेख को बेच दिया गया और वहां ये देखती हैं कि इनसे पहले कई पंजाब की औरतें सेक्स स्लेव की जिंदगी गुजार रही हैं। इन्होंने बताया कि वहां ओमान में 200 से ज्यादा मुख्तलिफ मुल्कों से औरतें मौजूद थी। यहाँ ये शेख इनकी वीडियोस बनाया करते थे और इन सब औरतों को इसी तरह ट्रैप करके यहाँ लाया गया था। इसी तरह स्वेटलाना जो एक उज़्बेक औरत है, इन्होंने अल जजीरा को अपने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे उन्हें इस ट्रैप में फंसाकर दुबई लाया गया और जहां इन्हें मारपीट करके फैमिली के नाम पर डरा धमकाकर इनका रेप किया जाता था। I wanted to die, but I had no choice. Every day they beat me, and not only me. In the house there were many women from Russia, India, Pakistan, and Arab countries like Syria. Only work, 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 and if we didn't work, they would beat us. She showed me a paper with details of my family. She knew all about my family. She said if I didn't do what she said, my family would die. अब क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग दुबई में एक बिजनेस बन चुका है, तो स्वेटलाना जैसे हजारों केसेस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अब अगर बात करें दुबई टूरिज्म इंडस्ट्री की, तो दुबई कई टूरिस्ट अट्रैक्टिंग साइट्स बना चुका है और इनसे अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट करता है। साल 2022 में दुबई उन शहरों की लिस्ट में नंबर 1 पर था जहां टूरिस्ट ने सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया। $29 बिलियन टूरिस्ट ने स्पेंड किए यहाँ, क्योंकि एक तो यहाँ टूरिज्म स्पॉट्स बहुत ज्यादा है और दूसरा दुबई का लिविंग स्टैंडर्ड काफी एक्सपेंसिव है। ये देखो हाइड एंड सीक अपने वहाँ पे है 20-25 रुपए का, यहाँ पे 3.5 दिरहम यानी कि अराउंड 70-80 रुपीज। पार्ले जी गोल्ड 2 दिरहम 40 रुपीज। ये इम्पोर्टेड फुल क्रीम मिल्क है 19 दिरहम यानी कि 400 रुपीज। भाई साहब दुबई की मार्केट तो महंगी है ही, साथ के साथ होटल्स, रेस्टोरेंट्स और ट्रांसपोर्टेशन भी काफी कॉस्टली है। यूएई कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में 36 आउट ऑफ 140 कंट्रीज पर रैंक करता है और इंटरेस्टिंगली आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इस रैंकिंग में इंडिया 138 और पाकिस्तान सबसे आखिर में 140th पर रैंक करता है। यानी इंडिया और पाकिस्तान रहने के लिए दुनिया में सबसे सस्ते मुल्क हैं। दुबई में एक एवरेज होटल पर नाइट 150 से 300 दिरहम कॉस्ट करता है, यानी करीब 40 से 80 डॉलर बनते हैं ये। इसी तरह 350 से 600 दिरहम एक मिड रेंज होटल के लिए, और अगर आप किसी लग्जरी होटल में स्टे करें तो आपको 200 से लेकर 1300 डॉलर्स के बीच पे करना होंगे इस होटल को सिर्फ एक रात यहाँ रहने के लिए। दुबई में एक दिन का खाना आपको 100 से 150 दिरहम कॉस्ट करेगा। सपोज अगर आप ज्यादा नहीं सिर्फ 2 ही लोग हैं इस ट्रिप पर, तब भी आपको यहाँ एक दिन का खाना कम से कम $70 में पड़ेगा। और ये सिर्फ एक एवरेज रेस्टोरेंट की फूड कॉस्ट है। हाई एंड रेस्टोरेंट में यही खर्चा $70 से बढ़कर $150 पर डे तक पहुंच सकता है। लोकल ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो दुबई में 1.8 दिरहम पर किलोमीटर का फिक्स्ड फेयर है, यानी अगर आप दुबई में 20 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं तो इसके आपको 36 दिरहम पाकिस्तानी 2800 रुपए पे करने होंगे। जबकि यही सफर अगर आप पाकिस्तान में करें तो आपको करीब 486 रुपए और इंडिया में इन्हीं 20 किलोमीटर के लिए आपको 17 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से करीब 340 रुपए पे करने होंगे। यानी दुबई के ट्रांसपोर्टेशन रेट्स इंडिया और पाकिस्तान से करीब 5 से 10 गुना ज्यादा है। दोस्तों दुबई का लाइफस्टाइल जो हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है वो सिर्फ यहाँ की एलीट क्लास के लिए है। एक आम इंसान जो नौकरी की तलाश में यहाँ आता है, दुबई की जिंदगी उसके लिए बिल्कुल अलग है। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, अपीयरेंसेस आर ऑफ्टन डिसेप्टिव।